हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वन शॉट वीडियो में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सारे कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस छोटे से प्रश्नावली से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बच्चों बाद में जरूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, तो आपके मन में आ रहा होगा भाई वास्तविक संख्या क्या होती है। तो उससे भी पहले एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि भाई संख्या क्या है और संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो संख्या है ना वो 2 प्रकार की मिलेंगी। सारा देखो, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, वन शॉट वीडियो नाम का है, लेकिन पूरा हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में सिखाया जाएगा। संख्या बेसिकली आपकी ना 2 प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आ जाती है वास्तविक संख्या, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, वास्तविक संख्या जो आपके सिलेबस में है। और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी आपकी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आप पढ़ोगे कक्षा 11 से। ठीक है, कक्षा 11 से। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2। पहली आपकी आती है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में। ठीक है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। इनको भी मैं अभी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा सर ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये तो हमने पहली बार सुना है, थोड़ा उदाहरण दे दीजिए ताकि हम समझ पाए। तो बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूं कि हल करो, ठीक है, हल करो इसको, एक प्रश्न दे देता हूं, जैसे x² + 1 = 0, इसको आप हल करो। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन दे दिया क्या यार, आप भी सर। तो आप क्या करोगे, प्लस का 1 उठा के इधर लेके आओगे, सही बात है। फिर क्या करोगे, आप वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, वर्गमूल निकालोगे किसका? -1 का। अरे सर ये क्या हो गया, -1 का तो सर हमें पता ही नहीं है सर, ये वर्गमूल के अंदर माइनस है, क्या होगा सर पता नहीं चल रहा है। यही तो होती है काल्पनिक संख्या। ये जो अंडर रूट के अंदर -1 है ना, इसका जो मान होता है वो आयोटा होता है। आयोटा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 आपको मिलेगा कक्षा 11 के गणित में। ठीक है, वहां आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, सम्मिश्र संख्या के बारे में, वहां आप डिटेल में चीजों को सीखोगे। ठीक है, तो ये पता चल गया कि भैया काल्पनिक संख्या क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविक संख्या के बारे में, जो आप छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, वास्तविक संख्या में अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई, अब पूर्णांक हो गया। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, ये सभी संख्या आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक में आपका आ जाता है 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, इधर -1, -2 चलता रहेगा। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, ये चलता रहता है। ये सभी संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है भाई, ये आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में जान लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रश्नावली के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आती है परिमेय संख्या क्या होती है, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक पर। कोई परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, आपको चीजें समझने से मतलब है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, हर एक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे वाला ना, अंश बट्टा हर, बट्टे वाला Q 0 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये जो P है और ये जो Q है, ये क्या होंगे, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। तथा एक चीज ये ध्यान रखना, तथा अगर P और Q का HCF निकालोगे, P और Q का HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा। कोई भी संख्या इन कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है, P/Q का हो, बट्टे का मान 0 ना हो, P और Q पूर्णांक हो और P और Q का HCF 1 है, तो उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बाकी कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी।
अगर किसी भी एक कंडीशन को मना कर देता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया 2/3, ये एक परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में, बट्टे में जीरो नहीं है, 2 और 3 दोनों के दोनों पूर्णांक है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। जैसे 1/2, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के 2/7, ठीक है। ये सब हमारी परिमेय संख्या। जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। देखो जीरो के बट्टे में कुछ भी लिख सकता हूँ, जीरो ही होगा। बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। देखो ये भी जीरो पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक है और इनका एचसीएफ भी एक ही आएगा। देखो दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका अगर मैं व्युत्क्रम करूं तो परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो भाई यहाँ पर 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो, 3/2, ये परिमेय संख्या है। 2/1 ये भी परिमेय संख्या है। माइनस के 7/2 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में बता दिया। और एक चीज नोट करके लिख लो, कई बच्चों के मन में आता है, ठीक है, ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कि पाई क्या है। पाई भाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ अगर यहाँ लिखा हुआ है अंकों में 22/7, अगर अंकों में लिखा हुआ आ रहा है 22/7, तब ये क्या होगा, तब ये होगा परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में है, बट्टे में जीरो नहीं है, ठीक है, पूर्णांक है ऊपर नीचे और इनका एचसीएफ एक आता है, तो ये परिमेय संख्या है। पाई लिखा हुआ आएगा अपरिमेय, 22/7 लिखा आएगा परिमेय। अब देखो और एक चीज मुझे आपको बतानी जरूरी है, जैसे जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है, और जैसे मैंने यहां लिख दिया 1.23, तो ये भी परिमेय है, ठीक है। किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो वो परिमेय होगा। और एक चीज, अगर यहां मैं लिख दूं 1.3333 चला जा रहा है बार बार, यानी कि 1.3 रिपीट कर रहा है, ये अशांत है लेकिन आवृत्ति है, 3 बार बार आ रहा है, रिपीटेशन की हमें पता चल चुकी है। ये क्या होते हैं, ये भी आपका परिमेय होता है, ये भी आपका क्या होता है, परिमेय। फुल कॉन्सेप्ट। देखो दोस्त, सिर्फ क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो एग्जाम में जब हम बैठेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं दोस्त, उसकी टेंशन मत लो आप। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या होता है। जीरो भी परिमेय संख्या है, परिमेय का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या ही होता है, सिर्फ शून्य को छोड़कर, ठीक है। अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय होती है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है तो भी परिमेय होती है। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। नोट करके मैंने यह लिखवा दिया, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपने तो ये बताया नहीं। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्त, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है वास्तविक संख्या में तो वो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसका सीधा परिभाषा ये बनता है, अगर वास्तविक संख्या में कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है अर्थात वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे अशांत, कोई संख्या अशांत हो और अनावर्ती भी हो, ठीक है, अनावर्ती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोई उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1.23 01 02 3 6 ऐसे चल जा रहा है, यहाँ पे दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है और कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है कि एक पैटर्न पता चल जाए जो बार बार आ रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जब दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो तो वो अपरिमेय होता है। उसके साथ साथ और एक देख लीजिए, अगर आपके पास अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और उसके ऊपर अंडर लग जाएगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2 के ऊपर अंडर लग गया, अपरिमेय। 3 के ऊपर अंडर लग गया, अपरिमेय। 5 के ऊपर अंडर लग गया, अपरिमेय। 7 के ऊपर अंडर लग गया, अपरिमेय। ठीक है दोस्त, अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये तो बताया ना, क्या होती है अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या, जैसे ये मैंने 2 लिखा, ये एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 2 से ही कटता है और 1 से कटेगा। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और बाकी किसी से नहीं कटेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सिर्फ खुद के बारे में होता है, किसी और के बारे में कभी नहीं आएगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है दोस्त, लगे हाथ ये भी बता देता हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। तो यहाँ एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 2। और भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 लिखूं, 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया संख्या कितनी प्रकार की होती है ना। संख्या क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। फिर मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया, फिर मैंने आपको उसका एक उदाहरण दिया, फिर मैंने अपरिमेय संख्या बताया, फिर मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया और भाज्य संख्या भी बता दिया। यहां तक आ गया। अब आपको थोड़ा विभाजिता का जो नियम है वो भी पता होना चाहिए। 2 से संख्या कैसे काटती है, कौन कटता है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी कटती है। ये छोटी क्लास के बच्चे सीखते हैं, कक्षा 3 4 में पढ़ने वाले। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैंने एक वीडियो बनाई है अपने नए चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास 6 7 8। लिख के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। वहां पे जाके 2 से लेकर 10 तक का मैंने पूरा बता रखा है, कैसे क्या कटता है, नियम उदाहरण के साथ देख लेना। अगर नहीं आती है तो मान के चल रहा हूं कि आपको आती है। अब आपके एनसीईआरटी में एक प्रमेय लिखा होगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंग्रेजी में इसका नाम कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा। ये थ्योरम क्या कहती है, ये प्रमेय क्या कहती है। दुनिया में कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो हम उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन तरीका फिक्स होगा। ये कह रहा है, मैंने अपनी भाषा में बताया, दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या होगी उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन कहता है, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। कैसे, अब देखो, जैसे मेरे पास एक 15 मैंने ले लिया, ये क्या है, भाज्य संख्या है। देखो काटो इसको, अभाज्य संख्या छोटी छोटा सोचना है, 3 बजे 15, 5 एकम 5। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5, या मैं इस 15 को लिख सकता हूं 5 गुणा 3। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, 3 आगे लिखो या पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 15 क्या था, ये 15 था भाज्य संख्या। लेकिन भैया ये जो 3 आया है और ये जो 5 आया है, ये क्या है, ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी नंबर हो अगर, ठीक है, भाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये कहती है आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आगे समझ में दोस्त, बताइए। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक अच्छा कमेंट कर देना, अपना नाम लिख देना, अपने स्कूल का नाम जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता लगे आप कहाँ ना हो और कहाँ से हो। तो ये होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये भी पता चल गया। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने लिया है चीजों को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे ये 140 है, ठीक, काटो इसको, 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 0 है, 2 7 14, ये 0 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 1 बचा, 2 5 10, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 7। तो मैं 140 को लिख सकता हूं 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा, पूछेगा कितने अभाज्य संख्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे 1 2 3 अभाज्य संख्या है।
कभी कभी ऐसा ही बोल देगा तो दो की अधिकतम घात कितनी है, तो दो की अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही वो बनाता है, ठीक है। अब जैसे इसका 156 का करना है, इसका क्या हो जाएगा, काटो, दो से कटेगा, दो सत्ते 14, एक बजा दो अट्ठे 16, फिर दो से कटेगा, दो तिया 6, एक बजा दो नम 18, तीन से कटेगा, तीन एक कम तीन, तीन तिया 9, और यहाँ आ जाएगा 13 एक कम 13। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है, दो बार भैया, तीन कितनी बार है, एक बार भैया, 13 कितनी बार है, एक बार भैया। तो ये 156 का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। देखो दोस्त, मैंने नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी पूरी एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, सारा कुछ करा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सब करा रखा है। अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमसे क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोल रहा है, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाओ, ठीक, सॉल्यूशन में आ गए। तो हमारा 96 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करो, यहां लिख भी देना, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। यहीं पे भी कोई डाउट हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। काटेंगे, 6 दो से कटेगा, दो चौके 8, एक बजा दो अट्ठे 16, दो से काटो, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो एक कम दो, दो दूनी 4, फिर दो से कटेगा, दो चंग 12, फिर दो से कटेगा, दो तीन 6, तीन एक कम 3, 96 का हो गया। अब हमें करना 404 का, दो दूनी 4, 0, दो दूनी 4, फिर काटो, दो एक कम 2, 0, दो एक कम 2। अब ये किसी से कटेगा, 101, 101 7 से ना, 101 एक कम 101, 101 अभाज्य संख्या है, ठीक है। सो देखिए, अतः क्या हो जाएगा, 96, कहीं पे गुणनखंड में गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, दो हमारा है 5 बार और 3 हमारा है 1 बार ओनली, ठीक है। और 404 में आ जाओ, दो कितनी बार है, 2 बार, और फिर है 101, 101 है ना। तो देखिए 101 हमने यहां लिख दिया है, ठीक। अब आपको पहले ये देखना है, ऐसी कोई संख्या है, दो संख्या के लिए हम कर रहे हैं, ऐसी कोई संख्या जो दोनों में हो, तो ऐसी संख्या दोनों में है वो है 2, ठीक है। हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हमें वो संख्या लेनी होती है जो दोनों में हो और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। जो संख्या दोनों में वो है 2, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहां पर 2 है, तो 2 की घात 2, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, आंसर, ठीक है दोस्त, आराम से हो गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में हो उसकी अधिकतम घात लेनी है। दोनों में 2 है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 5 है। और जो संख्या बच गई है उनको भी गुणे में डाल देना होता है। बच गई है 3 और 101, तो 2 को 5 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, 32 ये चीज, 32 को गुणा कर देना है 303 से, तो 32 तिया कितना हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96, 32 तिया 96, आंसर आ जाएगा 96। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछाते हैं, और मेरा दावा है आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये वन शॉट नहीं है, ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को पढ़ के बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ये मेरा दावा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे संख्या 6, 72, 120 का वहां पर दो संख्याएं दी, यहाँ पर मैंने तीन संख्या ले ली है। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, किसका करना है? 6 का, फिर 72 का और फिर 120 का। ठीक है, पहले 6 का कर दूं। 2 3 6, 3 एकम 3, जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं। काटो, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। छोटा छोटा काटना, ये नहीं कि सीधा 4 से काट रहे हो, सीधा 9 से काट रहे हो, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या से हमें करनी है। फिर 2 छंग 12 0, 2 3 0, 2 एकम 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक हो गया। अब देखिए मैं 6 को लिख सकता हूं कैसे? 2 एक बार है, 3 एक बार है, 72 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 1 2 3, और 3 है 2 बार। ठीक है, यहाँ 1 2 3 बार है 2 120 में। ठीक है, 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 है यहाँ पर 1 बार, और 5 है 1 बार। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तरीका वही है, पहले ढूंढो जो संख्या तीनों में है। 3 संख्या दे रखी ना मैं, तो तीनों में कौन है? 2 है, तीनों में 3 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल दें एचसीएफ, जो तीनों में है। 2 है ना तीनों में, तो न्यूनतम घात 2 की न्यूनतम घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद 3 की न्यूनतम घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 घात में, तो 2 3 6, एचसीएफ आ जाएगा 6। अब हमें निकालना है एलसीएम, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है, सॉरी दो तीनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 है तीनों में, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3, गुणा 3 है, 3 तीनों में है और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, और जो बच गया है 5, इसको गुणे में डाल दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5, 8 पंजे 40, गुणा 9, 4 9 36, पीछे से 0। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दे रखा है, तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? देखो, अगर दो संख्या है हमारे पास है तो उसमें एक नियम चलता है, एक मस्त नियम है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो यहां सोल्यूशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? हम जानते हैं, भले ही जानो या ना जानो लिखना तो पड़ेगा, नहीं हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है लॉशपा गुणे मौशपा। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। अब हम मान रखेंगे संख्या कौन कौन सी है, ये पहली है, दूसरी 306 गुणे 657। एलसीएम कितना दे रखा है पता नहीं, एलसीएम तो निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है? 9। तो देखो दोस्त, यहाँ 9 गुणे में है, इधर आगे क्या होगा? भाग में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखिए। 9 से काटो, 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, 3 बजा 36 हो गए, 9 चौको 36। अब आपको क्या करना है? 657 को 34 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। गुणा करना आता ही होगा, तो 4 7 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 बजे 15 और 1 नहीं 15 और 2, 15 और 2
17 हासिल लगा 1, 3 चंग 18 और 1 19। अब हमें जोड़ना होता है, यहाँ आ गया 8, 3 7 13 हासिल लगा 1, 9 तो 11 और 1 12, 22 33 8। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 22 33 8। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, ये जो गुणा आप कर रहे हो ना, ये सब कैलकुलेटर से मत पकड़ना। अरे फोन लिए धड़ाधड़ करने लग गए, आपको कैलकुलेटर दिमाग से अपंग बना देता है, आपकी कैलकुलेशन को जीरो कर देता है। फिर आप 2 + 2 कितना होता है वो तक नहीं बोल पाओगे, उसके लिए भी आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ जाएगी। तो ये कैलकुलेटर की आदत मत लगाना। आप मत सोचो गुणा तो मुझे आता ही है, फटाफट कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। फिर उसके आदी बन जाओगे, फिर आपका कैलकुलेशन 2 + 3 कितना होता है ये बोलने में ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका टीचर हूँ, जो भी आप मुझे समझते हो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, जानदार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n कभी शून्य पर समाप्त होगा। ये जो 6 की पावर n है ना, अगर n का मान आप रखो 1 2 3, चाहे कितना बड़ा मान रखो प्राकृतिक संख्या, क्या ये कभी शून्य पर समाप्त होगा। ये आपसे बोल रहा है कि अगर n की जगह पर आप 1 रखो, 2 रखो, या कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, क्या ये 6 की पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या शून्य पर कभी समाप्त होगी यदि उसका अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो। ठीक है, n का रूप हो, इसका मतलब क्या है कि आप जब गुणनखंड करोगे ना, तो कम से कम एक बार 2 और एक बार कम से कम 5 होना ही चाहिए। ठीक है, एक बार 2 और एक बार 5 होना ही चाहिए। एक से ज्यादा बार हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही आवश्यक है। अगर एक भी मिसिंग होगा तो बात नहीं बनेगी। तो यहां आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है ना, 6 का गुणनखंड करो। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 6 2 3 6, 3 1 कम 3, 6 का गुणनखंड किया, 2 गुणा 3 आ गया। ठीक है, 2 तो भैया एक बार आ गया, लेकिन 5 कहाँ है, हमें तो 5 भी चाहिए था। क्या यहां पर 5 है, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, n का रूप नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शानदार क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखो, इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। और जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं वो मेरा वीडियो को कॉपी करके पढ़ाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मेरे पुराने वीडियो देख लो और फिर उनके पुराने वीडियो देखो, अलग अलग होगा पढ़ाने का टेक्निक। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब नए वीडियो उनको देखोगे तो वो मेरे पुराने वीडियो से देख देख के आपको पढ़ाते हैं। XYZ कोई भी ले लो, ठीक है। सो ये मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम सिंपल होता है, इससे सिंपल मिलेगा ही नहीं। सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है पूरे यूट्यूब में, ये मैं दावे ठोक के कहता हूँ, ठीक है। और ये घमंड नहीं है कोई, ये बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर, मेरे सरस्वती माता का आशीर्वाद है।
बस यही है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, हमसे क्या बोला जा रहा है, व्याख्या कीजिए, ठीक है, कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर हम किसी भी संख्या को गुणनखंड को दो से ज्यादा दिखा देते हैं, यानी कि वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो जैसे इधर आ जाओ सॉल्यूशन में, पहला वाला क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये है ना भाई। तो देखो यहां भी 13 है और यहां पे भी 13 है, तो 13 मेरा क्या हो गया, 13 मेरा नहीं, 13 हमारा 13 हमारा क्या आ गया दोस्त, ओवरलिस्ट आ गया। 13 का भागा यहाँ पे भी चला जा रहा है, 13 का भागा यहाँ पे भी चला जा रहा है, तो 13 बाहर आ जाएगा। 13 क्या बाहर आ जाएगा, 13 एक कम 13, 13 पूरा बाहर आ गया, 13 एक कम 13, 13 11 सत्तर 77 प्लस 1 78, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर गुणे का संबंध होता है, और किसी भी संख्या में मैं गुणा में एक तो लिख ही सकता हूँ कि नहीं, किसी भी संख्या में गुणा में एक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 है गुणा 1 कर दो तो एक कम 2 ही रहेगा वो। तो यहां से आपने क्या देखा, कुछ देखा आपने, नोटिस किया कितने संख्या है, 1 2 3, गुणे में है, गुणे के रूप में, तो यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 2 3 है कि नहीं। चूंकि यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड है या अधिक गुणनखंड जो लिखना चाहो, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए क्या है ये दोस्त, भाज्य संख्या है। कोई डाउट बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ, इसको भी हम देखते हैं। अगला वाला जो हमें दे रखा है वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो यहां से हम देखेंगे कि भैया 5 दोनों में, इधर भी है और इधर भी है, तो मैं क्या करूंगा, 5 ओवरनिस्ट ले लूंगा, तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 5 एकम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, पूरा बाहर आ गया। तो देखो गुणा करना है, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 चौके 24 24 और 7 छंग 42, तो 42 गुणा कितना है, 24 प्लस 1, ठीक है। तो अब गुणा कर देते हैं, जैसे 42 को 24 से गुणा करना है, 4 दूनी 8 4 चौके 16, 2 दूनी 4 2 चौके 8 8 8 एक 9 और एक 10, 1008, ये आ गया 1008, ठीक है। और ये प्लस में 1, मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009, ठीक है। गुणे में मैं क्या डाल सकता हूँ, 1। अब आप देखो 1 2 3, मैंने 2 से ज्यादा गुणनखंड यहाँ दिखा दिए है कि नहीं। तो फिर से वही लैंग्वेज यहाँ जाएगा, चूंकि यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। आराम से, कोई डाउट कोई दिक्कत दोस्त नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। और अब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या के लिए हर साल आता है, हर साल आता है और बार बार आता है। आप कोई सा भी बोर्ड एग्जाम किसी भी साल में उठा के देख लो, सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही है, और इस वीडियो से ही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये दावा ठोक के बोलता हूं मैं, ठीक है। चलिए, जरूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यही आए, इसी टाइप का आएगा। नंबर थोड़े 2 की जगह 4 कर दे, 4 की जगह 5 कर दे, अगर हमें समझ में आ गया तो नंबर से क्या दिक्कत है कि नहीं।
तो ये क्वेश्चन है, हर साल आने वाला होता है। मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हल में किया जाएगा, उल्टा मान लेते हैं इसका। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक, अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है दोस्त तो वो p बट्टे q के रूप में होती है। तो हमें यहां लिखना है कि भैया ये परिमेय जब है तो इसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बट्टे वाला q का मान 0 नहीं होगा और p q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, तथा जो HCF होता है p और q का, वो कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा लिखना है। कई टीचर सिर्फ ये नहीं लिख पाते हैं p बट्टे q के रूप में और यहाँ 0 होगा, इतना ही छोड़ देते हैं, ये लिखते ही नहीं है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे उसके। ठीक है, 5 नंबर की जगह 2 नंबर मिलेगा, सीधी सी बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर यही नहीं लिखोगे तो नंबर कहां से मिलेगा। अब देखो भाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, नहीं अच्छी गुणा करो, p एकम p और q को √5 से गुणा करोगे तो √5 q। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है। वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे p² हो जाएगा और √ का वर्क करने पे √ हट जाते हैं और q का वर्क क्या हो जाएगा, q²। बताइए, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। q² का गुणज क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि p² 5 है, 5 से घटेगा, p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब आप, कई बच्चे बोलते हैं सर p² 5 से कटेगा, तो आप कैसे बोलते रहो p 5 से कटेगा। तो देखो दोस्त, 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, तो ये 5 से कट रहा है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, तो ये भी तो 5 से कट रहा है। अगर p² 5 से कट रहा है ना, तो p भी 5 से जरूर कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने दिखा दिया। माना, नेक्स्ट स्टेप में, हाँ कई बच्चे ये बोलते सर आपने माना क्यों, ये सब क्यों कर रहे हो। तो भाई ये जो क्वेश्चन है वो प्रमेय पे आधारित है। प्रमेय, प्रमेय जो होता है उसके लिए फिक्स्ड प्रोसेस होता है, उसके लिए ये करना ही है। तो ये प्रोसेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रमेय है, प्रमेय पे आधारित प्रश्न है, तो ऐसा करना ही पड़ता है। ठीक है, और ये प्रमेय में विधि चलती है, और विधि में क्या होता है, हमें किसी भी तरीके से इस एक प्रॉपर्टी को मना करना है, क्योंकि हमें जानते हैं कि अपरिमेय, हम तो परिमेय लेके चल रहे हैं। तो परिमेय में अगर अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो किसी भी एक गुण को मना करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम ऐसा करते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माना p बराबर, जो संख्या यहाँ लिखी होती है वही लेते हैं, 5 है ना, 5 ले लो r। फिर क्या करना, वही काम करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे इधर p² हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, r का वर्ग r² हो जाएगा। अभी तो p² लिया था, फिर से p² आ गया, तो p² को हटाना पड़ेगा, p² का मान रखना पड़ेगा समीकरण 1 से यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ लिख देना, बस इससे काम पता चल जाएगा। p² का मान क्या है, 5q², रख दिया, 5 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो, 5 बचे 25, तो q² बराबर क्या आ गया, r²। अरे भाई 5r², ठीक, 5r² आ गया। तो यहां लिखोगे चूंकि q² 5 से विभाजित है, ठीक है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना दोस्त। अब आप देखो, एक चीज नोटिस करो, p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि p व q
दोनों 5 से विभाजित है। ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 5 होगा, क्योंकि दोनों संख्या 5 से घट रही है। तो इसका HCF 1 के बराबर तो बिल्कुल नहीं आया, हमें चाहिए था 1। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय बोला है भाई, और परिमेय है तो HCF कितना आना चाहिए? 1। हमारा कितना आ रहा है? 5। तो ये 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है तो यानी कि ये परिमेय नहीं है। अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, इतना लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे, कोई अगर कोई बड़ा टीचर अगर यूट्यूब में आ गया है जो इससे भी शॉर्टकट बता रहा है आपको, तो फिर नंबर भी आपके शॉर्टकट होते रहेंगे। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे आसान विधि है। इससे छोटा लैंग्वेज अगर कुछ होता ही नहीं है, इससे बड़ा करके लिख सकते हो लेकिन छोटा नहीं होगा। और इससे भी छोटा अगर कोई बता रहा है तो भाई नंबर भी आपके छोटे होते रहेंगे। 5 का 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का आएगा 2। अब जैसे ये क्वेश्चन है, या तो जो पहला वाला भी किया वो आएगा, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100% गारंटी के साथ। तो वही चीज है, देखो यहां पर हमें फिर से ना एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर कोई परिमित संख्या है, उसमें अगर कोई परिमित संख्या आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? परिमेय। परिमेय से परिमेय घटाओगे तो भी परिमेय आएगा। परिमेय को परिमेय से गुणा करो तो भी परिमेय आएगा, और भाग करो तो भी परिमेय आएगा। अब बात करें, अगर कोई परिमेय संख्या है, हम जोड़े या घटाएं किसी अपरिमेय संख्या से तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है और उसको हम भाग दें अपरिमेय से, ठीक है, तो क्या आएगा? अपरिमेय। हमारे पास कोई परिमेय संख्या और गुणा करें अपरिमेय से तो क्या आएगा? अपरिमेय। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लो। दोनों परिमेय होंगे तो परिमेय रहेगा, दोनों में से कोई भी अपरिमेय होगा, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी पे नोट कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी तभी मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले वाले से भी आसान क्वेश्चन है ये। पहले वाला तो थोड़ा लंबा गया ना, ये एकदम छोटू सा है। देखो कैसे, यहां पे आ जाओ। माना, वही काम करना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है दोस्त? एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ये परिमेय हुआ दोस्त, तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q का मान 0 नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। तथा HCF जो होते हैं P और Q का, वो 1 होता है। ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? आपको √5 को एक तरफ रखना है, अंडर वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। ये क्वेश्चन करने का लॉजिक है, ठीक। तो देखो यहां पर 2 √5 P/Q परिमेय है, 3 परिमेय है, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। देखो 2 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में, ठीक। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। देखो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे, परिमेय, ये ऊपर पूरा परिमेय है, नीचे 2 भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग देंगे, परिमेय। और अभी आपने प्रूफ किया है कि √5 क्या होता है? अपरिमेय। तो यहां लिखोगे चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो समीकरण, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? एक मियान में दो तलवार कभी नहीं आ सकती भाई, जानी दुश्मन ही है दोनों। तथा तथा नहीं आता लिखना था, अतः ये जो √5 है तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये मना कर देना है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, लास्ट में लिख दोगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है। कई लोग विरोधाभास लिखते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। अतः अतः लास्ट में आप लिख दोगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, लॉजिक वही है कि √ को एक तरफ रखो, बाकी दूसरे सबको उस दूसरी तरफ ले जाओ, और ये लैंग्वेज लिख दो कि भैया ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात दिया गया जो संख्या वो अपरिमेय है। या तो पहला या फिर दूसरा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा। हो गया, तो नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, हर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो वन शॉट में मैंने फुल कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको दोस्त, सारे क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। ठीक है, अगर आपको डिटेल में एनसीईआरटी वगैरह देखनी है वो भी मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने अलग से करा दिया है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए या प्री बोर्ड के लिए, अर्धवार्षिक के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।